गुड आफ्टरनून एवरीवन फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट आर्टिकल 20 क्लोज 3 दैट इज़ राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। मेरे दोस्तों, मैंने आर्टिकल 20 के ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हैं, मैंने बड़े वीडियोस बना दी हैं। जो फर्स्ट क्लोज था आर्टिकल 20 क्लोज 1 दैट इज़ राइट अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सम अदर वीडियो, प्लीज़ उसको ज़रूर देखें। आर्टिकल 20 क्लोज 2 दैट इज़ राइट अगेंस्ट डबल जियोपार्डे, उसको भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद द रेलिवेंट केस लॉज। आज की इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द आर्टिकल 20 क्लोज 3 राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। मेरे दोस्तों, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 20 का क्लोज 3 है वो क्या प्रोवाइड करता है कि नो पर्सन accused of an offense, no person accused of an offense shall be compelled to be witness against himself। क्या बोलता है? no person accused of an offense, कोई भी व्यक्ति जो किसी ऑफेंस का accused है उसको कॉम्पेल नहीं किया जाएगा अपने ही अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए। एक व्यक्ति जिसके ऊपर कोई आरोप लगा है कि उसने ऑफेंस किया है, मर्डर किया है, रेप किया है, कुछ भी किया है, उस व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जाएगा, मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो अपने ही अगेंस्ट विटनेस बन जाए, वो खुद बोले कि हाँ जी मैंने क्राइम किया, मैंने ऑफेंस किया। नो वन कैन बी कंपेल्ड टू डू सो, एंड इफ समवन कंपेल सम अदर पर्सन, पुलिस ऑफिसर कंपेल अदर पर्सन, मजिस्ट्रेट कंपेल अदर पर्सन और एनीबडी कंपेल अदर पर्सन, then that person can move to Supreme Court under Article 32, read with Article 20 Clause 3 for protecting his right against self incrimination। किसी भी व्यक्ति को अपने ही अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया जा सकता। आर्टिकल 20 क्लोज 3 हमें इससे बचाता है। मेरे दोस्तों, आर्टिकल 20 क्लोज 3 जो है वो एक मैगज़िम है, उसके ऊपर बेस करता है। मैगज़िम का नाम है नेमो टेंटर प्रिडोरे एक्जेरे सिप्सम। प्रोनाउंसिएशन खराब हो सकती है लेकिन ऐसे कुछ लिखा हुआ है, नेमो टेंटर प्रोडरे एक्यूजेरे सिप्सम, अर्थात नो पर्सन कैन बी बाउंड टू एक्यूज हिमसेल्फ। किसी को भी मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने आप को एक्यूज करे, अपने आप को आरोपी खुद ही बना दे। नो मेरे दोस्तों, इस आर्टिकल का ये जो प्रिंसिपल है इसको हम मिरांडा प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इसको हम मिरांडा प्रिंसिपल भी बोलते हैं क्योंकि ये जो प्रिंसिपल था ये केस हुआ था 1966 में यूएसए में एक केस हुआ था, मिरांडा वर्सेस अरिजाना 1966 में। उस केस में इस प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा अप हेल्ड किया गया था, बहुत ज़्यादा ब्रीफली बताया गया था प्रिंसिपल है क्या यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसलिए इसको हम मिरांडा प्रिंसिपल भी बोल देते हैं। तो आई होप आपको आर्टिकल 20 क्लोज 3 के बारे में कुछ एक बातें पता चली होंगी। हम इसके रिगार्डिंग रेलिवेंट केस लॉज भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अब आगे हम आर्टिकल 20 क्लोज 3 की कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के ऊपर चर्चा करने जाते हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट, आर्टिकल जो 20 का क्लोज 3 है वो सिंपली भाषा में ही बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती उसी के अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हम किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपने ही अगेंस्ट विटनेस बन जाए। क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या इसका मतलब बस यहीं तक सीमित है या इसमें कुछ और चीज़ें भी आती हैं? फॉर एग्जाम्पल कि क्या एक व्यक्ति का हम अगर थंब इम्प्रेशन मांगे कि भाई अपना थंब इम्प्रेशन दो, हमें तभी पता चलेगा कि आपने क्राइम किया है या नहीं किया है, आपका थंब इम्प्रेशन लेना पड़ेगा। और उसे पता है थंब इम्प्रेशन देकर तो ये सबूत मेरे अगेंस्ट हो ही जाएगा, उसे पता होगा मन में कि मैंने क्राइम किया है तो थंब इम्प्रेशन दूंगा मैं तो फंसे जाऊंगा। तो क्या वो थंब इम्प्रेशन देने से मना कर सकता है इस आर्टिकल का यूज़ कर? क्या एक व्यक्ति जिसका बालों का एक सैंपल लिया जाता है जस्टिस का
जस्टिस देने के लिए, सच का पता करने के लिए, तो क्या वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का सहारा लेकर बच सकता है? क्या एक व्यक्ति से पुलिस कुछ पूछती है कि आप इन चीज़ों का जवाब दो, क्या वो उन चीज़ों का जवाब देने से बच सकता है इस आर्टिकल का सहारा लेकर? तो बहुत कुछ इसमें सीखने वाला है। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का आपने सहारा लेना है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 दैट इज राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन की प्रोटेक्शन अगर आपको चाहिए, इस आर्टिकल के अंडर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो सबसे पहले वो व्यक्ति जो प्रोटेक्शन की डिमांड कर रहा है, ही मस्ट बी एन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। ही मस्ट बी एन एक्यूज्ड, वो एक्यूज्ड होना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति को आर्टिकल 20 का कोई फायदा नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर कोई व्यक्ति आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का सहारा लेना चाहता है तो पहली बात वो किसी ऑफेंस का एक्यूज्ड होना चाहिए, उसके ऊपर कोई आरोप लगे होने चाहिए, उसके ऊपर एक्यूजेशन लगे होने चाहिए। मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, यहाँ एक्यूजेशन का मतलब है फॉर्मल एक्यूजेशन, एक प्रॉपर एक्यूजेशन, उसके ऊपर प्रॉपर फॉर्मल आरोप लगे होने चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि फॉर्मल आरोप लगने का मतलब क्या है। फॉर्मल का आरोप का मतलब है कि या तो किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कराई, उसके ऊपर फॉर्मल आरोप लग गया, प्रॉपर एफआईआर लिखी गई, फॉर्मली उसे लिखा गया और उस एफआईआर में साफ साफ क्लियर किया गया कि ए ने बी का मर्डर किया, मतलब ए के ऊपर एक फॉर्मल एक्यूजेशन लग गया कि ए ने बी का मर्डर किया है। दूसरा, कोई व्यक्ति जाता है मजिस्ट्रेट के पास, कंप्लेंट कर देता है अंडर सेक्शन जो कि 2D में डिफाइन है सीआरपी में कंप्लेंट, वो कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को कर देता है, रिटर्न में दे देता है मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट, मतलब उस व्यक्ति के ऊपर एक फॉर्मल एक्यूजेशन लग गया जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट दी गई। तो सबसे पहला जो मतलब है मेरा बोलने का वो यही है कि एक ही व्यक्ति जो इस आर्टिकल का प्रोटेक्शन लेना चाहता है उसे मिलेगा जिसके ऊपर एक फॉर्मल एक्यूजेशन लगा होगा, वो किसी ऑफेंस का एक्यूज्ड होगा। दूसरा, मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का फायदा मिलता है वो कौन सी स्टेज में मिलता है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। हम सभी को पता है क्रिमिनल केस की 3 स्टेजें होती हैं। जब भी क्रिमिनल केस की बात की जाती है तो 3 स्टेजें हमारे सामने आती हैं। एक आती है इन्वेस्टिगेशन विच इज कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के जरिए कंडक्ट होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। दूसरी इंक्वायरी विच इज कंडक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट एंड थर्ड इज ट्रायल कंडक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन जिसके जरिए केस ट्रायबल हो। तो अगर क्रिमिनल केस की बात की जाए तो उसमें 3 स्टेजें आती हैं। इन्वेस्टिगेशन आती है, पुलिस करती है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी आती है, मजिस्ट्रेट करते हैं इंक्वायरी, ट्रायल आता है, मजिस्ट्रेट के जरिए ट्रायल चलता है या कोर्ट ऑफ सेशन के जरिए ट्रायल चलता है। क्वेश्चन ये राइज होता है कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की जो प्रोटेक्शन है वो कब मिलेगी, अंडर विच स्टेज प्रोटेक्शन of article 20 clause 3 can be claimed, अंडर विच स्टेज, किस स्टेज के अंतर्गत, इन तीनों स्टेजों में से किस स्टेज के अंतर्गत आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की प्रोटेक्शन क्लेम की जा सकती है। मतलब आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का फायदा कब व्यक्ति ले सकता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको जबरदस्ती बोला जाता है कि तू अपने अगेंस्ट विटनेस बन, तब फायदा लिया जा सकता है जो पुलिस करती है। या इंक्वायरी के दौरान जो मजिस्ट्रेट करता है, मजिस्ट्रेट बोले किसी को कि आप अपने अगेंस्ट एविडेंस दो, तब लिया जा सकता है। या ट्रायल में जब मजिस्ट्रेट ट्रायल कर रहा है उस टाइम मजिस्ट्रेट जी बोलते हैं कि आप अपने अगेंस्ट विटनेस बन जाओ इस केस में, उस दौरान फायदा लिया जा सकता है। इस आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का फायदा कब लिया जा सकता है, कब एक्यूज्ड फायदा ले सकता है। तो मेरे दोस्तों एक लैंडमार्क केस हुआ था, उस केस में MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा 1954 सुप्रीम कोर्ट। MP शर्मा वर्सेस
सतीश चंद्रा का केस हुआ था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो हमारा आर्टिकल 20 क्लोज 3 का फ़ायदा है, इसका जो बेनिफिट है वो हर स्टेज पे लिया जाएगा। चाहे इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, पुलिस भी किसी व्यक्ति को कंपेल नहीं कर सकती कि वो अपने अगेंस्ट विटनेस बन जाए। चाहे इंक्वायरी कर रहा है मजिस्ट्रेट, वो भी किसी व्यक्ति को कंपेल नहीं कर सकता कि आप अपने अगेंस्ट विटनेस बन जाओ। या फिर ट्रायल मजिस्ट्रेट के जरिए कंडक्ट किया जा रहा है तो मजिस्ट्रेट कभी व्यक्ति को कंपेल नहीं कर सकता कि वो आप अपने अगेंस्ट विटनेस बन जाओ। आई होप आपको ये 2 पॉइंट समझ आए होंगे। पहली बात, पर्सन किसी ऑफेंस का एक्यूज्ड होना चाहिए। जो बंदा इस आर्टिकल का फ़ायदा लेना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि वो किसी ऑफेंस का एक्यूज्ड हो। और दूसरा कि इसका जो फ़ायदा है वो केवल कोर्ट के सामने ही नहीं मिलता है। बस कोर्ट में जब केस चला तभी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा कि कोर्ट के सामने आप अपने अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते। आप उससे पहले इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के सामने भी बाउंड नहीं हो अपने अगेंस्ट विटनेस देने के। आप जो है वो इंक्वायरी के टाइम मजिस्ट्रेट के सामने भी बाउंड नहीं हो अपने अगेंस्ट विटनेस बनने के। मेरे दोस्तों, इसके संदर्भ में एक बहुत ही लैंडमार्क केस है 1978 का जिसका नाम है नंदिनी सतपाठी वर्सेस पीएल दानी। नंदिनी सतपाठी वर्सेस पीएल दानी। ये केस आर्टिकल 20 क्लोज 3 का एक लैंडमार्क केस है, लैंडमार्क। मेरे दोस्तों, इस केस में क्या हुआ था कि जो नंदिनी सतपाठी थी वो उड़ीसा की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थी। 1972 से लेकर 1976 तक ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर थी। और जब ये चीफ मिनिस्टर थी उस दौरान इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे थे, एक्यूजेशन लगे थे, एफआईआर दर्ज हुई थी कि इन्होंने करप्शन किया है। इनके ऊपर आरोप लगा था अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 के अंडर इनके ऊपर आरोप लगा, इन्होंने करप्शन किया है। इनके अगेंस्ट आरोप लगा 161 एंड 165 आईपीसी सेक्शन जो है इनके अंडर, कि इन्होंने सेक्शन 161 165 आईपीसी के अंदर क्या किया है, करप्शन किया है। इनके अगेंस्ट, नंदिनी सतपाठी के अगेंस्ट आरोप लगा कि इन्होंने सेक्शन 120B आईपीसी के अंडर क्या किया है, ऑफेंस कमिट किया है। इन्होंने, नंदिनी सतपाठी ने करप्शन करने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है। 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करता है। तो इनके ऊपर आरोप लगा इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है, किसके लिए, करप्शन करने के लिए। इनके ऊपर आरोप लगा 109 आईपीसी के अंडर, सेक्शन 109 आईपीसी के अंडर, कि इन्होंने करप्शन करने के लिए अबैटमेंट करी है, किसी को अबैट किया है, औरों को उकसाया है कि वो करप्शन करे। तो जब इनके ऊपर इतने सारे आरोप लगे, एफआईआर दर्ज हुई, तो वहाँ के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उन्होंने क्या किया, नंदिनी सतपाठी को पुलिस थाने में बुलाया कि आप पुलिस थाने में आइए, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। आपको बता दूं कि हमारा CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो क्रिमिनल केसेस का क्या प्रोसीजर रहेगा उसका हमें विवरण देता है। उसके सेक्शन 160 के अंडर, 160 CRPC के अंडर पावर दी जाती है पुलिस ऑफिसर को कि वो किसी भी व्यक्ति को पुलिस थाने में बुला सकते हैं जो उनको लगता है कि इसको फैक्ट्स का पता है केस के रिगार्डिंग। तो इस सेक्शन के अंडर पावर का यूज़ करते हुए क्या किया, नंदिनी सतपाठी को पुलिस ऑफिसर ने अपने पुलिस थाने में बुलाया। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन किए, एक लिस्ट प्रॉपर तैयार की गई जिनका आंसर अगर ये देती तो केस में फंस जाती, जो केस इनके अगेंस्ट था। इन्होंने किसी भी आंसर का जवाब देने से मना कर दिया। इन्होंने बोला, आई विल नॉट गिव आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन एज ऑल दीज आंसर्स, ऑल दीज क्वेश्चंस आर अगेंस्ट माई राइट अंडर आर्टिकल 23, दैट इज राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। इन्होंने बोला अगर मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर देती हूं तो मैं उस केस में फंस जाऊंगी जो मेरे अगेंस्ट है। मैं अक्यूज्ड हूं, मैं इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दूंगी क्योंकि आप मुझे अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं बना सकते आर्टिकल 20 क्लोज 3 के अंडर। जब इन्होंने जवाब देने को मना कर दिया कि मैं जवाब नहीं देती, इनके ऊपर सेक्शन 179 आईपीसी के अंदर मुकदमा चल पड़ा। सेक्शन 179 आईपीसी क्या बोलता है कि अगर आपसे पब्लिक सर्वेंट कोई क्वेश्चन पूछता है
कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है तो आपकी ड्यूटी है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और अगर आप नहीं देते हो तो इसका मतलब आप सेक्शन 179 आईपीसी के अंदर ऑफेंस कर रहे हो। 179 आईपीसी के अंदर मुकदमा चल पड़ा। ये अपने सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई, नंदिनी सत्पाठी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंदर कि मेरा राइट है मैं चुप रह सकती हूँ, मेरा राइट है मैं अपने अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट ना दूँ, देन मेरे ऊपर 179 के अंदर मुकदमा क्यों चला? दिस इज रॉन्ग, दिस इज गलत, ये गलत है, ये रॉन्ग है। सुप्रीम कोर्ट ने केस सुना और हेल्ड किया कि नंदिनी सत्पाठी बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही बोल रही है, इनका राइट है अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कि ये कुछ भी ऐसा ना बोले जो इनके अगेंस्ट एविडेंस के रूप में पेश किया जा सके, ये अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं बन सकती, ये बिल्कुल सही बोल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ऑफिसर ने 2 गलतियां करी। पहली गलती क्या करी कि उनको पावर है 160 सीआरपीसी के अंदर कि वो किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में पुलिस में बुला सकती हैं, पुलिस थाने में बुला सकती हैं जो उनको लगता है कि ये व्यक्ति किसी फैक्ट्स के साथ डील करता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो बच्चों को नहीं बुला सकती, पुलिस महिलाओं को नहीं बुला सकती, बूढ़ों को नहीं बुला सकती। फिर नंदिनी सत्पाठी जो महिला थी उसको पुलिस थाने में बुलाया ही क्यों गया? पहली ये बात उठी। दूसरी बात हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक तो उन्होंने ये गलती की पुलिस वालों ने इनको बुलाने का राइट था ही नहीं। दूसरा आर्टिकल 20 क्लॉज 3 साफ साफ बोलता है कि आप कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दोगे जो आपको आपके अगेंस्ट यूज हो, आप अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं बन सकते। ये तो फंडामेंटल राइट है ही है। इसके साथ साथ जो 161(2) है सीआरपीसी का, 161(2) जो सीआरपीसी का है, 161 सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 वो बोलता है कि पुलिस वाले अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी से भी कोई सवाल करता है उसका फर्ज है वो उसका जवाब दे, लेकिन वो स्टेटमेंट के जवाब देने के लिए बाउंड नहीं है, उन क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए बाउंड नहीं है जो उस व्यक्ति को खुद केस में फंसाता हो। अब नंदिनी सत्पाठी ने अगर जवाब नहीं दिए तो इसको प्रोटेक्शन सेक्शन 161(2) के अंडर भी है। तो इस केस में हेल्ड हुआ कि नंदिनी सत्पाठी वाज नॉट बाउंड टू गिव आंसर ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ पुलिस ऑफिसर अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बिकॉज दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स द राइट टू नंदिनी सत्पाठी अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। दोस्तों अब एक क्वेश्चन उठा स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस बूटा सिंह 1978। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस बूटा सिंह में केस उठा। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस बूटा सिंह केस में क्वेश्चन उठा कि अगर किसी से कोई सिग्नेचर मांगे जाते हैं या हैंड राइटिंग उसकी मांगी जाती है ताकि कोर्ट जस्टिस दे सके, फाइनल डिसीजन में पहुंच सके, तो क्या वो व्यक्ति आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का सहारा लेकर वो हैंड राइटिंग देने में या सिग्नेचर देने में मना कर सकता है कि भाई मैंने अपने सिग्नेचर देता, मैंने अपनी हैंड राइटिंग देता, इसमें तो मैं खुद ही अपने अगेंस्ट विटनेस बन जाऊंगा, मैं खुद ही अपने अगेंस्ट एविडेंस दे दूंगा, मैं नहीं दे सकता। क्या वो इसका सहारा ले सकता है? तो मेरे दोस्तों स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस बूटा सिंह के केस में बोला गया नो। सुप्रीम कोर्ट held that a person can be compelled to give signature and handwriting। एक व्यक्ति को कंपेल किया जा सकता है and that will not be violation of article 20 clause 3। अब एक और क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने उठा। केस का नाम था रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2013 सुप्रीम कोर्ट। रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में ये क्वेश्चन उठा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या हम किसी की अगर वॉइस का सैंपल मांगे तो क्या वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का सहारा लेकर वॉइस का सैंपल देने से मना कर सकता है। इस केस में क्या हुआ था, जो रितेश सिन्हा थे उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने करप्शन करी है, उन्होंने बच्चों को बोला है, कैंडिडेट्स को बोला है कि आप मुझे पैसे दो और मैं आपको यूपी की जो पुलिस है उसमें जॉब दिलवाऊंगा। रिकॉर्डिंग थी उसकी, कैंडिडेट ने रिकॉर्डिंग करी थी उसकी बातों की। तो उन रिकॉर्डिंग को मैच करने के लिए कि क्या ये सच में इसकी आवाज़ थी, क्योंकि इन्होंने तो मना कर दिया रितेश सिन्हा ने
तो क्या इनकी आवाज़ थी या नहीं थी? इनको बोला गया कि आप अपनी रिकॉर्डिंग दीजिए, अपने वॉइस का सैंपल दीजिए, हम मैच करेंगे कि क्या वो बात आपने करी है या नहीं करी है। एंड ही रिफ्यूज्ड, इन्होंने मना कर दिया रितेश सिन्हा ने कि भैया आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में मुझे राइट है, मैं अपने अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं दे सकता, तो आप मुझे क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो अपने अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का प्रोटेक्शन आपको नहीं मिल सकता, बिकॉज आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंदर हम किसी भी व्यक्ति की आवाज़ का सैंपल नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। वी कैन टेक जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, इक्विटी के लिए, आरोपी का पता लगाने के लिए हम आपकी वॉइस को मैच करेंगे, आप अपना सैंपल दीजिए। दैट विल नॉट बी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3। अब मेरे दोस्तों आर्टिकल 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट का जो आर्टिकल 27 है उसका और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का क्या संबंध है आपस में, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको। मेरे दोस्तों आर्टिकल 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति को कन्फेशनल स्टेटमेंट देता है, कन्फेशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, वो ये मान रहा है कि मैंने रेप किया है और साथ में उस कन्फेशन के वजह से कुछ रिकवरी हो जाती है, कुछ डिस्कवरी हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ए बोलता है पुलिस वालों को, पुलिस ऑफिसर को ए बोलता है कि मैंने बी का मर्डर किया और जो चाकू था उसको मैंने तालाब में फेंक दिया। पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं, अक्यूज को साथ में लेकर जाते हैं और जहां उसने बताया वहां चाकू पाया गया। इस केस में क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो उसने कन्फेशन करी कि मैंने मर्डर किया और चाकू मार के वहां फेंक दिया, ये स्टेटमेंट क्या एडमिसिबल होगी? क्या आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंदर ये हिट नहीं हो जाएगी? क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बोलता है कि ना तो पुलिस के सामने आप बाउंड हो अपने अगेंस्ट कुछ बोलने के लिए, ना मजिस्ट्रेट के सामने, ना जज के सामने, किसी के सामने भी आप बाउंड नहीं हो। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 यही बोलता है। लेकिन अगर पुलिस वाले को ये बोला जाता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, आर्टिकल 27 एप्लीकेबल होता है कि भाई मैंने मर्डर किया और चाकू वहाँ फेंका या चोरी करी, प्रॉपर्टी वहाँ छुपा दी और सच में जैसा उसने बताया वैसा हुआ, रिकवरी हो गई, जो उसने बताई थी स्टेटमेंट उसके हिसाब से रिकवर हो गया जो उसने मटेरियल बताया था, तो क्या ये जो है स्टेटमेंट आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अगेंस्ट मानी जाएगी? तो आंसर है नो, आंसर है नो, आंसर इज नो। जो आर्टिकल 27 जो है, सेक्शन 27 जो है उसके अंदर जो रिकवरी स्टेटमेंट होती है, डिस्कवरी जो होती है इसके अंदर, वो वैलिड रहेगी। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंदर व्यक्ति बाद में बच नहीं सकता ये बोल के कि भाई मैंने जो स्टेटमेंट दी थी वो तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंदर प्रोटेक्टेड है। नो, ही कैन नॉट प्रोटेक्टेड हिमसेल्फ बाय सेइंग दिस एंड बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3। मेरे दोस्तों अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है वो नार्को टेस्ट को मना करता है? नार्को टेस्ट क्या होता है कि किसी व्यक्ति को मेडिसिन देकर हिप्नोटाइज कर लिया जाता है और वो बिल्कुल बेहोश अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है और अपनी स्टेटमेंटें देता है। अगर वो कोई स्टेटमेंट देता है और वो स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट है, उसने नार्को टेस्ट के अंदर बोल दिया मैंने क्राइम किया, तो क्या ये नार्को टेस्ट जो है वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अगेंस्ट है? क्या ये नार्को टेस्ट जो है वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन करता है? तो मेरे दोस्तों एक केस हुआ था, बड़ा लैंडमार्क केस है, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 सुप्रीम कोर्ट, बहुत ही लैंडमार्क केस है, बहुत ही ज़्यादा। इस केस में क्या बोला गया कि भाई जो नार्को टेस्ट है या जो भी हम ये मेडिसिन का यूज़ करते हैं व्यक्ति को अनकॉन्शियस करके उसकी स्टेटमेंट्स को लेने के लिए, अगर तो वो वॉलंटरली है, अपनी इच्छा से है, जो व्यक्ति का नार्को टेस्ट हो रहा है वो अपनी इच्छा से क्या कर रहा है, अपनी इच्छा से वो ये दे रहा है स्टेटमेंट, नार्को टेस्ट के लिए एग्री है, तो वो वैलिड होगा, तो वो वैलिड होगा। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का बाद में वो सारा नहीं ले सकता। लेकिन अगर वो मना कर रहा है, इनवॉलंटरली उसका नार्को टेस्ट लिया जाता है, दैट इज नॉट अलाउड, दैट विल बी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि नार्को टेस्ट अगर वॉलंटरली देता है कोई व्यक्ति, दैट इज वैलिड अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3। बट इफ नार्को टेस्ट इज गिवन बाय हिम अंडर कंपल्शन, दैट इज हिट बाय सेक्शन
हिट बाई आर्टिकल 20 क्लोज 3 एंड दैट विल नॉट बी वैलिड। मेरे दोस्तों, अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर किसी व्यक्ति का थंब इंप्रेशन मांगा जाता है या उसके फुट का इंप्रेशन मांगा जाता है या हथेली पाम का इंप्रेशन मांगा जाता है या फिंगर का इंप्रेशन मांगा जाता है, तो क्या ये आर्टिकल 20 क्लोज 3 का वायलेशन होगा? क्या पुलिस वाले या मजिस्ट्रेट या कोई भी है वो किसी व्यक्ति के हाथों का इंप्रेशन ले सकता है, अंगूठे का इंप्रेशन ले सकता है, फिंगर का इंप्रेशन ले सकता है, टांग का इंप्रेशन ले सकता है, फुट का इंप्रेशन ले सकता है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने केस हुआ था स्टेट ऑफ बॉम्बे, बहुत लैंडमार्क केस है, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओगाद, काठी कालू ओगाद, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओगाद, 1961 का केस है, 1961 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर किसी व्यक्ति का थंब इंप्रेशन मांगा जाता है, उसके हाथों का इंप्रेशन मांगा जाता है, फुट का इंप्रेशन मांगा जाता है, देन दैट टेकिंग ऑफ इंप्रेशन, डिमांडिंग ऑफ इंप्रेशन विल नॉट बी अमाउंट ऑफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लोज 3। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बोला कि जस्टिस देने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, और अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो ये डिमांड करती है तो ले, तभी जस्टिस मिलेगा, तभी असली आरोपी का पता चलेगा। और कोई व्यक्ति आर्टिकल 20 क्लोज 3 का सहारा लेकर थंब इंप्रेशन देने से, फुट इंप्रेशन देने से मना नहीं कर सकता अगर वो एक्यूज्ड है उस आरोप में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बस स्टेटमेंट्स है जो व्यक्ति अपने अगेंस्ट नहीं दे सकता, पर डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट है कोई, उसमें कुछ उसके अगेंस्ट लिखा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में उसको बाउंड किया जा सकता है कि वो कोर्ट में आए और वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे, वो अपने हाथों के इंप्रेशन दे, वो थंब इंप्रेशन दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोर्ट उसको बाउंड कर सकता है, कंपेल कर सकता है, ये आर्टिकल 20 क्लोज 3 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो मेरे दोस्तों, इसी के साथ मेरी वीडियो खत्म होती है आर्टिकल 20 क्लोज 3 के ऊपर, जो कि बात करता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद जरूर आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जो मैं लेक्चर सीरीज तैयार कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर, इंडियन पॉलिटी के ऊपर। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।